हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको ब्लैक आई किड्स यानी कुछ ऐसे बच्चों के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी आंखें एकदम काली होती हैं। इनको देखे जाने की घटना ज़्यादातर अमेरिका में पाई गई है और मैंने अपने चैनल पर ब्लैक आई किड्स के बारे में कोई भी वीडियो नहीं डाली है। तो मैं आपको एक ब्लैक आई किड्स के बारे में एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो घटना आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। अर्ली 90s के बाद ब्लैक आई किड्स को देखे जाने के बारे में ऐसी कई घटनाएं आने लगी हैं, ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका से। ब्लैक आई किड्स देखने में तो एकदम नॉर्मल ह्यूमन जैसे होते हैं, लेकिन उनकी आंखें एकदम काली होती हैं, जैसे कि दो काले गड्ढे। ब्लैक आई किड्स का कंपैरिजन भूत प्रेत और पोजेस क्रीचर से भी हुआ है। कई लोग तो इन्हें डीमन भी बोलते हैं। इनका बस अपीयरेंस ही ह्यूमन चाइल्ड जैसा होता है। ये कई लोगों को अक्सर जंगलों में नजर आते हैं और कई लोगों के घर के बाहर भी नजर आते हैं। कई बार तो इनके दांतों को भी बहुत बड़ा बड़ा देखा गया है और ये दिखने में बहुत ही अजीब लगते हैं। शुरुआत में अगर कोई इनकी आंखों में देखे तो कुछ सेकंड के लिए वो जैसे सम्मोहित हो जाता है। तो ये थी ब्लैक आई किड्स के बारे में कुछ जानकारी। अब मैं आपको उनको देखे जाने की कुछ घटनाओं के बारे में बताने वाला हूँ। ये पहली घटना आर्मल नाम के एक आदमी के साथ घटी है और अब आगे की घटना मैं आपको आर्मल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम आर्मल है। ये घटना मेरे साथ 1990 में नॉर्थ अमेरिका के एक हाईवे पर घटी थी। उस वक्त मेरी उम्र करीब 28 साल की थी। मैं एक लकड़ी काटने की फैक्ट्री में काम करता था। जो भी पुराने पेड़ या सूखे पेड़ की लकड़ियां आती थीं, मैं उनको मशीन में काटता रहता था और उसी से मेरा गुजारा भी होता था। मुझे कुछ खास पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन मेरी मजबूरी थी तो मुझे वहां पर काम करना पड़ा। वो लकड़ी काटने की फैक्ट्री ज़्यादा बड़ी नहीं थी। उसमें बस दो छोटी छोटी मशीनें थीं। एक मशीन पर मैं काम करता था और दूसरी पे मेरा एक दोस्त एलमन। उस दिन आलमन नहीं आया था। उसकी तबीयत खुद खराब चल रही थी तो मुझे उसका और मेरा दोनों का काम करना पड़ा। हमारी फैक्ट्री में करीबन 6 से 7 लोगों का स्टाफ है, लेकिन वो सब घर जा चुके थे। आलमन ने मुझसे बोला था कि मैं उसका भी काम जल्द से निपटा दूं। वो मेरी भी मदद कर देता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसकी मदद कर दूं। हमारी फैक्ट्री जहां पर थी वो हाईवे से कुछ ही दूरी अंदर पे थी। वहां से हमें बहुत आराम से हर चीज़ का एक्सेस भी मिल जाता था, क्योंकि वो फैक्ट्री शहर के तो आउटर में थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा पास में थी। इसलिए हम अपना काम बहुत आराम से वहां पर कर लेते थे। आमतौर पर मैं अपना काम ख़त्म करके शाम के 6 बजे तक निकल जाता हूँ, लेकिन उस दिन काम ज़्यादा था। स्टाफ में सिर्फ मैं और एक आदमी और था। वो एक गार्ड था जो फैक्ट्री का ख्याल रखता था, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तो मैंने उससे कहा कि वो सो जाए और मैं जब काम ख़त्म कर लूँगा तो मैं उसे जगा दूंगा ताकि वो फैक्ट्री को बंद कर दे। काम करते करते मुझे शाम के 8 बज गए थे। जंगल में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था। इलेक्ट्रिसिटी तो आ रही थी, लेकिन जब मैं खिड़की के बाहर देख रहा था तो मुझे अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जंगल में आते हुए कीड़े मकोड़ों की आवाज़ मशीन के चलने की आवाज़ से दब गई थी। मैं मशीन से लगातार लकड़ियों को काट रहा था और बार बार खिड़की की तरफ देख रहा था। काफ़ी ज़्यादा थक गया था मैं, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ देर का ब्रेक ले लूँ। मैं फैक्ट्री से बाहर आया। मैंने अपने हाथ में कॉफ़ी रखी हुई थी और सिगरेट को जला के पीने लगा। मैं फैक्ट्री के बाहर से अंदर की तरफ देख रहा था। तभी मेरी नज़र दोबारा खिड़की पर गई जो कि फैक्ट्री के बाहर थी। मैंने देखा कि एक बच्चा खिड़की के अंदर झांक रहा था। उसने और कोई भी हरकत नहीं की थी। वो बस चुपचाप खिड़की के पास खड़ा हुआ था और अंदर की मशीनों को देख रहा था। वो मुझसे करीबन 30 मीटर की दूरी पर ही खड़ा था। मैंने उसको आवाज़ दी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके शरीर में कोई भी हरकत नहीं हुई। उसने पूरे सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उसने ऊपर से एक गाउन डाला है।
जो उसके शरीर से लेकर घुटने तक को कवर कर रहा है। उसने अपने पैरों में ना ही जूते पहने हुए थे, ना ही किसी तरीके के कोई स्लीपर। मेरी नज़र पहले उसके पैरों पर ही गई। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहा था, लेकिन मैं जैसे ही उसके पास पहुंचने वाला था, मुझसे पहले ही वो सिक्योरिटी गार्ड जो अंदर सो रहा था, वो फैक्ट्री से बाहर आ गया और भागते हुए उस बच्चे के पास गया। वो भी वहां पर खड़े होकर उस बच्चे को ही बुला रहा था। वो सिक्योरिटी गार्ड उस बच्चे के बहुत ही पास था और मैं उन दोनों से थोड़ा सा दूर। मैं भी धीरे धीरे उनके पास गया और उन्हें देखते हुए ही आगे बढ़ रहा था। तभी उस सिक्योरिटी गार्ड ने शायद उस बच्चे को बुलाया और वो तुरंत उसकी तरफ घूमा भी। उस बच्चे को देखते ही वो सिक्योरिटी गार्ड जोर जोर से चिल्लाने लगा और मैंने उसकी आवाज़ सुनी। जैसे ही वो चिल्लाया, मैंने अपनी कॉफ़ी का मग वहीं पर फेंक के दोबारा उन दोनों की तरफ भागने लगा। भागते हुए जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, मैंने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड ज़मीन पर ही पड़ा हुआ है और वो बच्चा धीरे धीरे फैक्ट्री के पीछे की तरफ जा रहा है। वो अपने कदमों को बहुत ही धीमे धीमे बढ़ा रहा था। सिक्योरिटी गार्ड को जैसे ही मैंने देखा, वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और चिल्ला रहा था। वो बच्चा फैक्ट्री के पीछे के हिस्से में गया था। मैं भागते हुए जैसे ही उस बच्चे के पास गया, वो बच्चा वहाँ से गायब हो गया। मुझे करीबन 10 से 15 सेकंड ही लगे होंगे वहाँ पर पहुँचने में, लेकिन इतनी देर में वो कहाँ गया, इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मैं दोबारा भाग के उस सिक्योरिटी गार्ड के पास आया। वो अभी भी ज़मीन पर ही पड़ा हुआ था और काँप रहा था। मैंने किसी तरह उसको संभाला और अंदर से पानी लाके उसको पिलाया और धीरे धीरे मैं उसको फैक्ट्री के अंदर लेके चला गया। मैंने उससे पूछा कि आखिर उसे क्या हुआ। उसने बताया कि जब वो सो रहा था तो उसने खिड़की की तरफ देखा। मैं उसे वहां पर दिखा नहीं तो वो मुझे आवाज़ देने लगा। फिर उस सिक्योरिटी गार्ड की नज़र खिड़की की तरफ गई, जहां पर एक बच्चा साफ साफ खड़ा होकर उसे देख रहा था। शुरुआत में उस सिक्योरिटी गार्ड को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर वो बच्चा वहां पर कर क्या रहा है। उसने खिड़की के अंदर से उसे आवाज़ भी दी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला। तभी वो फैक्ट्री से निकल के बाहर खिड़की की तरफ गया और वो बच्चा अभी भी खिड़की के अंदर फैक्ट्री की तरफ ही देख रहा था। उसने उस बच्चे को आवाज़ दी और तभी वो पीछे घूमा। उसने देखा कि उस बच्चे की आंखें ही नहीं है, मतलब उसकी आंखें पूरी काली थी। जो अंदर की सफ़ेद पुतली होती है वो भी नहीं थी, पूरी काली आंखें। उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वहां पर दो काले काले बड़े गड्ढे हैं। कुछ देर के लिए सिक्योरिटी गार्ड उन आंखों में जैसे खो सा गया था और उस बच्चे ने जैसे उसको सम्मोहित कर लिया हो। वो बच्चा धीरे धीरे उसकी तरफ भी बढ़ रहा था, लेकिन वो जैसे ही होश में आया, उस बच्चे की उसने हंसी देखी। उसके हंसते ही उस बच्चे के काले काले नुकीले दांत उस सिक्योरिटी गार्ड को नजर आए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और जमीन पर गिर गया। तभी मैंने उसकी आवाज़ सुनी और मैं भागते हुए उन दोनों की तरफ आने लगा। उसने उस बच्चे के बारे में ये चीज़ बताई। उसके बाद मैं उसको लेके फैक्ट्री के अंदर गया। उसकी तबीयत अचानक से खराब होने लगी और वो बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहा था। करीबन 1 घंटे बाद वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। उसके बाद मैंने उसको बोला कि वो फैक्ट्री में ताला लगा दे और यहाँ पर अगर उसको रुकना हो तो रुके, वरना मेरे साथ चले। उसने कहा कि वो यहाँ पर आज नहीं रुकेगा, उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। उसके बाद वो मेरे साथ ही अपने घर चला गया और मैं अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह जब हम लोग दोबारा फैक्ट्री पर वापस आए तो वो वहाँ पर नहीं था। मैंने फैक्ट्री के मैनेजर से मॉरिन के बारे में पूछताछ भी की कि आखिर वो आज लौटकर क्यों नहीं आया है। उसने मुझे बताया कि मॉरिन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसको अचानक से रात में खून की उल्टियाँ होने लगी। जब वो बात उसने मुझे बताई तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया और हमारे साथ कल घटी इस घटना को मैंने सबको बताया। आधे लोगों ने बोला कि वो सब हमारा वहम था और आधे लोग उसको सच मान रहे थे, क्योंकि ऐसे बहुत से लोगों ने काली आंखों वाले उन बच्चों को देखा भी था। फिर कुछ घंटे में हमें ये खबर मिली कि मॉरिन ख़त्म हो गया है। उसकी वहीं हॉस्पिटल में ही डेथ हो गई है और रीज़न कुछ भी नहीं था। उसको अचानक से खून की उल्टियाँ हुई और फिर वो ख़त्म हो गया। जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने इसके बारे में सबको बताया। ये घटना जो मेरे और मॉरिन के साथ घटी, ये एकदम सत्य थी और इस घटना के बाद मैंने कभी भी उस बच्चे को नहीं देखा। वो कहाँ से आया था और कहाँ गया, मुझे इस बारे में आज तक कुछ भी पता नहीं चला। ये थी ब्लैक आई किड को देखे जाने की पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना अल्फा नाम के एक लड़के के साथ घटी थी और अब आगे की घटना मैं आपको अल्फा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम अल्फा है, हालांकि मेरा रियल नेम डेविड है,
लेकिन लोग मुझे अल्फ़ा कहकर बुलाते हैं। इसका रीज़न मुझे आज भी नहीं पता। मेरे दोस्तों ने मुझे अचानक से एक दिन से अल्फ़ा कहना चालू कर दिया। खैर, मेरा वेट बहुत ज़्यादा था क्योंकि मैं बाहर का जंक फूड बहुत ज़्यादा खाता था। करीबन 100 किलो था। मेरी उम्र उतनी नहीं थी जिस हिसाब से मेरा वेट था। यह घटना तब की थी जब मेरी उम्र करीब 22 साल की थी। ओवरवेट होने की वजह से मुझे काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर ने मुझसे बोला था कि मैं अपना बाहर का खाना पीना बंद करूं और रनिंग और वॉकिंग करना चालू करूं। उन्होंने मुझे साइकिलिंग के लिए भी बोला था। मैं दिन के वक्त रनिंग करता था और रात में हल्का फुल्का खाना खाने के बाद साइकिलिंग करने जाता था। ये घटना वहीं पर ही मेरे साथ घटी थी। मैं अमेरिका का रहने वाला हूँ। मेरा घर थोड़ा जंगलों के बीच में बना हुआ था। दरअसल वो एक छोटा सा कस्बा था। वहाँ पर और भी ढेर सारे घर थे। मेरे पापा जब शाम को अपने ऑफिस से लौट कर आते थे तो रात के करीबन 8 बज जाते थे। मैं 7 बजे तक अपनी साइकिलिंग कंप्लीट करके वापस चला आता था और फिर पापा के साथ बैठ के घंटों बात किया करता था। उस दिन भी वैसा ही हुआ। रोज की रूटीन के हिसाब से मैं शाम के 7 बजे साइकिलिंग करने निकल गया। उस वक्त वहां पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। हमारे एरिया की लाइट भी चली गई थी क्योंकि उस वक्त बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। बारिश खत्म होने के बाद आसमान एकदम साफ था और मैं उसी रोड पर साइकिलिंग कर रहा था जहां पर मैं रोज जाया करता हूँ। मैं कुछ देर तक साइकिल चलाने के बाद दोबारा अपने घर की तरफ मुड़ा और घर की तरफ दोबारा जाने लगा। तभी रास्ते में थोड़ी बारिश होने लगी जिसकी वजह से मैं हल्का फुल्का भीग गया था। मैं ज़्यादा ना भीग जाऊँ और मेरी तबीयत ना खराब हो जाए, इसके लिए मैं एक साइड में बने हुए शेल्टर के नीचे रुक गया। मुझे लगा कि कुछ देर बारिश रुक जाएगी तो मैं वहां से अपने घर के लिए निकल लूंगा। जहां पर वो शेल्टर था वहां से मेरा घर करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर था और पापा भी उसी रास्ते से घर की तरफ आते थे। मुझे ये बात पता थी कि पापा के आने का टाइम भी हो गया है, तो मैंने सोचा कि शायद मैं उनका कुछ देर वहीं पर रुककर वेट भी कर लूं। लेकिन बारिश हो रही थी, शायद पापा को भी आने में दिक्कत हो क्योंकि उस वक्त उनके पास कोई भी कार नहीं थी। वो अपने दोस्त के साथ उनकी बाइक से आया करते थे। करीबन आधे घंटे तक बारिश हुई और मुझे लेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। मम्मी भी परेशान हो रही होंगी। उस वक्त मेरे पास कोई फ़ोन भी नहीं था कि मैं उन्हें इन्फॉर्म कर सकूं। मैं बारिश में ही अपनी साइकिल को उठाया और घर की तरफ जाने लगा। जब मैं घर की तरफ गया तो मैंने देखा कि रास्ते में कोने में 2 बच्चे सड़क पर अकेले जा रहे हैं। उन्होंने सफ़ेद रंग का कपड़ा पहना हुआ था। उनमें से एक लड़का और लड़की था और उन दोनों के बाल भी बहुत ज़्यादा लंबे थे। वो मेरे से करीबन 30 से 40 यार्ड की दूरी पर थे, लेकिन मैं उनको साफ साफ देख सकता था। वो लोग मेरे घर की तरफ ही वाले डायरेक्शन में जा रहे थे। बारिश में जब मैंने उनको देखा तो वो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहे थे, पर एक चीज़ उनमें बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। इतनी बारिश होने के बावजूद भी उनके बाल और कपड़े बिल्कुल भी भीगे नहीं थे। मैंने पहले उनका चेहरा नहीं देखा। वो लोग आगे आगे ही चल रहे थे। मैंने उनके पीछे जाके साइकिल को खड़ा कर दिया और फिर मैंने उनसे पूछा कि वो लोग इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस वक्त रात में यहाँ पर थोड़े जंगली जानवर भी घूमा करते हैं, तो मुझको इस चीज़ का डर भी था कि कहीं वो जानवर उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। उन दोनों की उम्र देख के लग रहा था कि वो दोनों बच्चे करीबन 10 से 12 साल के हैं। मैंने उनको 2-3 बार आवाज़ दी, लेकिन वो मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं घूमे और चुपचाप सीधे चल रहे थे। मुझे लगा कि शायद वो मेरी आवाज़ को सुन नहीं पाए, लेकिन मैं इतनी ज़ोर से उन्हें आवाज़ दे रहा था कि उनका ना सुनना भी मुझे समझ में नहीं आया। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि उन दोनों की चलने की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। वो लोग पहले धीमे चल रहे थे, फिर अपनी रफ्तार को तेज़ कर रहे थे और फिर दोबारा धीमे चल रहे थे। कुछ देर बाद मुझे ऐसा समझ में आया कि वो कोई आम बच्चे नहीं हैं। मैंने फिर अपनी साइकिल हल्की पीछे की और दोबारा दूसरी तरफ से घूम के उनके आगे साइकिल को चुपचाप चलाने लगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद मैंने देखा कि मेरी साइकिल का टायर पंचर हो गया है। जहाँ पर मेरी साइकिल का टायर पंचर हुआ था वहाँ से मेरा घर करीबन आधे किलोमीटर की दूरी पर था। अचानक से ऐसे कैसे हो गया मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। हालांकि मैं उन बच्चों से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल आया था, लेकिन जब मैं साइकिल से नीचे उतरा और मैं दोबारा पीछे की तरफ घूमा तो वो बच्चे मेरे ही पीछे चलते हुए आ रहे थे। और फिर मैंने उनकी आंखें देखी। वो एकदम काली थी। उनका चेहरा एकदम सफ़ेद था और वो एकदम चमक रहा था, और उस चमकते चेहरे के बीच में 2 काली काली बड़ी आंखें। और उन दोनों बच्चों की आंखों में मैं कुछ देर तक देखता रहा। उनकी हंसी भी बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। वो मेरे से काफ़ी दूरी पर थे, लेकिन वो मुझे कुछ बोल रहे थे जो कि मुझे साफ साफ सुनाई भी दे रहा था और समझ में भी आ रहा था।
वो दोनों बच्चे मुझसे बोल रहे थे, हमें अपने साथ घर ले चलो, हम भूखे हैं। हमें अपने साथ घर ले चलो, हम लोग भूखे हैं, हमें भूख लगी है। और उन दोनों बच्चों की ये आवाज़ मैंने साफ साफ सुनी। वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा पतली थी और डरावनी। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो उन दोनों बच्चों की आवाज़ है। ऐसा लग रहा था कि उनकी आवाज़ में कोई डीमन बोल रहा है और मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर था। मैं अपनी साइकिल को वहीं छोड़ के घर के आगे की तरफ भागने लगा और तभी उन दोनों बच्चों ने अपनी चलने की रफ्तार को भी तेज़ कर लिया और वो लोग मेरे साइकिल के पास तक आ गए थे। मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था और तभी मैंने देखा कि उनके पीछे से मुझे एक रोशनी आती हुई दिखाई दे रही है। और वो रोशनी किसी और चीज़ की नहीं, उसी मोटरसाइकिल की थी जिससे मेरे पापा आया जाया करते थे। वो मोटरसाइकिल काफ़ी तेज़ी से मेरी तरफ आ रही थी और मैं उसे देख रहा था। उस मोटरसाइकिल की आवाज़ को देख के मैं समझ गया था कि वो कोई और नहीं, पापा और उनके दोस्त ही हैं, क्योंकि मैं बचपन से उसी मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनता आ रहा हूँ। जब उस बाइक को मैंने देखा तो मैं चिल्लाने लगा और वो मेरी तरफ ही आ रहे थे। उस बाइक की रोशनी उन बच्चों के ऊपर भी पड़ रही थी और मेरी आंखों के सामने ही वो दोनों बच्चे हवा में गायब हो गए। मेरी साइकिल को पापा देख के रुक गए और फिर मैं भागते हुए उनके पास गया। मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। उन्होंने मुझे देखा और मैंने उनको सारी बात बताई कि मैंने वो उन दोनों अजीब से बच्चों को भी देखा। उन्होंने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके दोस्त ने उन दोनों बच्चों को भी इस रोड पे कई बार देखा है। उनकी आंखें एकदम काली हैं। पापा के दोस्त ने बताया कि वो कोई डीमन है जो अक्सर रात में यहाँ पर ठहरा करते हैं। कई बार तो वो लोगों से मदद भी मांगते हैं और उनके घर पर चले जाते हैं। उन लोगों को कई लोगों के घर पर भी देखा गया है। जब उन्होंने ये बात मुझे बताई तो मैं और मेरे पापा एक दूसरे को देखने लगे। उसके बाद हम तीनों लोग उनकी बाइक पर बैठ के घर गए और ये घटना मैंने मम्मी को भी बताई। अगले दिन से मम्मी ने मुझे शाम के वक्त बाहर जाने से मना कर दिया और उस दिन के बाद से मैं शाम के वक्त कभी भी साइकिलिंग करने के लिए बाहर नहीं गया और मेरी साइकिल वहीं पर ही मैंने छोड़ दी। अगले दिन जब मैं साइकिल लेने गया तो वो वहाँ पर नहीं थी। वो जंगल के एक कोने में पड़ी हुई थी। लेकिन उस दिन के बाद से मैंने अपनी साइकिल को वहाँ से नहीं उठाया और फिर मैं उस रास्ते पे कभी भी रात में नहीं गया। तो ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको एक तीसरी घटना बताने जा रहा हूँ जो कि एक महिला लीजा के साथ घटी थी। और अब आगे की घटना मैं आपको लीजा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम लीजा है। ये घटना 1991 की है। मेरी उम्र 32 वर्ष की थी। मेरे फैमिली में कोई भी नहीं था। मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी। हमारा कोई बच्चा भी नहीं था। जहाँ पर मैं रहती थी वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक ऑर्फनेज था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पुराना ऑर्फनेज था। वहाँ पर ज़्यादा बच्चे नहीं थे, लेकिन वो मेरे घर के सबसे ज़्यादा नज़दीक था। मैंने सोचा कि मैं एक बच्चे को अडॉप्ट कर लूँगी, क्योंकि मैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अकेली थी। मैं जब भी अपने ऑफिस से आया जाया करती थी तो मैं अक्सर उस ऑर्फनेज को देखा करती थी और उसके अंदर खेल रहे बच्चों को भी। वो बहुत ज़्यादा प्यारे थे। जब मैं उस ऑर्फनेज में गई तो लगभग बच्चे सो रहे थे। मैं ज़्यादा उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाई थी। जब भी हम किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो हमसे हमारी पूरी जानकारी ली जाती है और हमसे ये भी पूछा जाता है कि हमें किस तरीके का बच्चा चाहिए। जैसे कि कुछ बच्चे बहुत शांत होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा शरारती। मुझे 1 to 1 हर बच्चों से मिलवाया भी गया। उनमें से मैं एक छोटी सी लड़की से मिली जिसका नाम एमेंडा था। एमेंडा दिखने में बहुत ही ज़्यादा सीधी थी। वो ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी। अपने कमरे में बैठ के वो बस पेंटिंग किया करती थी। जब मैं एमेंडा के कमरे में गई तो उसके कमरे में बहुत ही अजीब अजीब पेंटिंग्स बनी हुई थी। ज़्यादातर उसकी पेंटिंग में अंधेरे में खड़े बच्चे बने रहते थे जिन्होंने वाइट कलर के कपड़े पहने रहते थे और उनकी आंखें एकदम काली होती थी। जब मैं एमेंडा से ये पूछती थी कि तुमने ये किस चीज़ की पेंटिंग बनाई है तो वो हमेशा कहती थी ये सब मेरे दोस्त हैं। उसकी उम्र करीबन 7 से 8 साल की थी, तो मुझे उसकी बातों पर इतना विश्वास नहीं होता था। मुझे लगता था कि शायद ये बस एक बच्चे की बनाई हुई कल्पना है। खैर, एमेंडा बहुत ही ज़्यादा शांत थी और मुझे वो बहुत पसंद आई थी। मैं भी उससे काफ़ी देर तक बात करती रही और शायद उसको भी मैं अच्छी लगी थी। हमने सारे पेपर वर्क कंप्लीट किए और मैं और अमेंडा मेरे घर चले आए। मैंने अमेंडा के लिए एक बहुत ही अच्छा सा रूम भी सजाया था
और ढेर सारे कलर्स भी उसके लिए मैं लेकर आई थी, ताकि वो दिन भर पेंटिंग कर सके और अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सके। मैं अक्सर अमेंडा से उसके बारे में बात किया करती थी, ताकि उसको इस घर में एकदम कंफर्टेबल फील हो। लेकिन वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती थी, वो बस अपने कमरे में ही रहती थी। आमतौर पे मैं घर पे शाम के 6 बजे तक अपने ऑफिस से वापस आ जाती थी, लेकिन उस दिन मेरे ऑफिस में एक पार्टी थी, तो मैंने अमेंडा से बोला कि मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। हालांकि अमेंडा की देखभाल के लिए मैंने एक मेड को रखा हुआ था, जो उसके लिए सारा खाना प्रिपेयर कर देती थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उस दिन वो मेड भी नहीं आई। शायद उसकी तबीयत खराब थी। मैं रात के करीबन 8 बजे अपने घर पहुंची। पूरे घर की लाइट्स बंद थी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। उस दिन पहली बार मुझे अपने घर को देख के ऐसा लग रहा था कि वो मेरा घर नहीं, कोई भूत बंगला हो। मैं अपने घर के मेन दरवाजे पर गई। लाइट आ रही थी, पर ऐसा लग रहा था कि किसी ने अंदर से सारी लाइट्स को ऑफ कर दिया है। मैं लगातार अपने घर की डोरबेल बजा रही थी, लेकिन डोरबेल का भी पावर कट हो गया था। मैंने दरवाजे को नॉक भी किया और अमेंडा को बार बार आवाज़ भी दी, लेकिन उसकी कोई भी आवाज़ नहीं आई। मुझे लगा कि शायद घर में कोई चोर घुस गया है, लेकिन घर की हालत को देख के ऐसा लग रहा था कि वो एकदम नॉर्मल है। मेरे पास एक डुप्लीकेट चाबी थी जिससे मैं घर के अंदर चली गई, और जब मैंने घर के अंदर जाके देखा तो वहां पर एकदम अंधेरा था। सारा सामान अपनी जगह पर था और सब कुछ ठीक था। मैं अमेंडा को बार बार बुला रही थी, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आया। तभी मुझे ऐसा लगा कि घर के ऊपर के फ्लोर पर कोई चल के गया है, और वो आवाज़ जहाँ से आई थी वो अमेंडा का रूम ही था। मैं तुरंत घर के ऊपर वाले फ्लोर पर गई। अमेंडा के रूम का दरवाज़ा बंद था। मैंने तुरंत ड्रॉअर से टॉर्च निकाली और उसके दरवाजे को खोला। मैंने देखा कि वो अपने कमरे के एकदम कोने में बैठ के कुछ स्केचिंग कर रही है। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और वो ज़मीन पर बैठ के स्केचिंग कर रही थी। मेरी नज़र फिर उसके कमरों की दीवारों पर गई और उसने उस दीवार पर ढेर सारी पेंटिंग बना के चिपका रखी थी। सुबह जब मैं गई थी तो वहाँ पर एक भी पेंटिंग्स नहीं थी, लेकिन रात में उसकी सारी दीवारों पर पेंटिंग लगी हुई थी। और वो पेंटिंग उन्हीं बच्चों की थी जो अपने वो ऑर्फनेज में बनाया करती थी। वही अंधेरे में खड़े हुए बच्चे जिनकी आंखें एकदम काली हैं। मैंने उन सारी पेंटिंग्स को देखा। देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी और भयानक लग रही थी। मैं उन पेंटिंग्स को देखते हुए अमेंडा को बुला रही थी। मैंने अमेंडा से कहा कि तुमने ये सब क्या बनाया है, ये लोग कौन है। अमेंडा ने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। मैंने फिर उससे पूछा कि अमेंडा ये सब कौन है, और मैं लगातार पेंटिंग्स को ही देख रही थी। तभी मुझे पीछे से आवाज आई, ये सब मेरे दोस्त हैं। और अमेंडा की वो आवाज तो बिल्कुल भी नहीं थी। उस आवाज को सुनते ही मैं कुछ देर के लिए शांत हो गई। मेरी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई थी और हाथ पैर कांपने लगे थे। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पीछे की तरफ मुड़ के देखूं, लेकिन फिर भी मुझे देखना पड़ा। जब मैं पीछे की तरफ घूमी तो अमेंडा मेरे एकदम पास ही खड़ी थी। पीछे की तरफ घूमते ही डायरेक्ट टॉर्च मैंने उसके मुंह पे ही मारी और उसकी आंखें एकदम काली हो चुकी थी। वो मुझे ही घूर के देख रही थी। वो धीरे धीरे मेरे और पास आ रही थी। उसका चेहरा पूरा सफेद हो गया था और उसका चेहरा उसके गीले बालों से ढका हुआ था, और उन गीले बालों के पीछे वो काली काली भयानक आंखें। उन आंखों को देख के बस मैं कुछ देर तक शांत हो गई, और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं है। जब मैं सोकर उठी तो मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी और मेरी मेड मेरे बगल में थी, और उसके साथ 2 पुलिस वाले भी थे। जब पुलिस वालों ने मुझसे पूछा कि आखिर मुझे क्या हुआ था, तो मैंने उनको सारी बात बताई। मेरी मेड ने मुझसे बताया कि सुबह जब वो आई तो मैं अमेंडा के रूम में बेहोश पड़ी हुई थी और अमेंडा कहीं भी नहीं मिली। मैंने पुलिस वालों से यह भी बोला कि अमेंडा, उसकी आंखें काली हो गई थी और वो एक डीमन जैसा बर्ताव कर रही थी। पुलिस वालों ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उस दिन मैं ऑफिस से शराब पी कर आई थी। वो मुझसे लगातार अमेंडा के बारे में पूछते रहे कि आखिर वो कहाँ गई, और मेरे पास उसका कोई भी जवाब नहीं था। काफी दिनों तक अमेंडा को ढूंढा गया, लेकिन वो नहीं मिली। ऑर्फनेज से भी मेरे पास कई बार कॉल आया ताकि मुझसे इंक्वायरी कर सके कि अमेंडा कहाँ है, लेकिन मेरे पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। करीबन 2 हफ्ते बाद अमेंडा दोबारा अपने ऑर्फनेज में पाई गई, और वो अपने ही रूम में बैठ के उन्हीं ड्राइंग्स को दोबारा बना रही थी। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी।
और फ्रिज वालों ने भी अमेंडा से पूछताछ की कि वो कहाँ पर थी, तो उसने इस बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। वो बस अक्सर शांत रहती थी और इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं देती थी और चुपचाप अपने कमरे में बैठ के बस ड्राइंग किया करती थी। उस दिन के बाद से मैं अमेंडा से नहीं मिली और मैंने अपना घर भी वहां से शिफ्ट कर दिया। ये घटना जो मेरे साथ घटी ये एकदम सच थी, लेकिन इस घटना का मेरे पास कोई भी प्रमाण नहीं है। लेकिन अमेंडा की उस अजीब सी हरकतों की वजह से कुछ लोग मेरे पे आज भी विश्वास करते हैं कि ये घटना जो मेरे साथ घटी ये एकदम सच थी। तो दोस्तों, ये थी ब्लैक आई किड्स को देखे जाने के बारे में कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।